साथियों सलाम। पापा पानी रखें क्या? मजाज की 109वीं जयंती के मौके पर दरअसल जयंती उनकी कल है और आज हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर ये फेसबुक लाइव का कार्यक्रम उन पे आपकी चर्चा आवाज पर मुझे आधारित नहीं मिल रही है, बहुत और मजाज की 109वीं जयंती के अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ घाटशिला झारखंड की तरफ से इस बार हम लाइव हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजाज जिनका बहुत सारा जिनका असली नाम जो है वो है असरारुल हक मजाज था, जो 1911 में उनकी पैदाइश थी। तो इस तरह से 19 अक्टूबर दरअसल 19 अक्टूबर 1911 को उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में एक गांव है रुदौली, जहां पर उनका जन्म हुआ था। और मजाज का उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रहे, आगरा और अलीगढ़ जैसी जगहों पर। और मजाज साहब जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिन पर बहुत कम बातचीत इधर हुई है हाल में। मजाज को जाहिर तौर पर या अधिकतर ये होता है कि एक रूमानी शायर के तौर पर ही याद कर लिया जाता है, लेकिन मजाज उससे कहीं अधिक रहे हैं। असरारुल हक मजाज लखनवी के उपनाम से वो लिखा करते थे। वो केवल बेहतरीन एक रूमानी शायर भी नहीं बल्कि तरक्की पसंद शायर रहे हैं, प्रगतिशील शायर रहे हैं। और खास करके मजदूरों के लिए जो उनके नज्म है, क्रांति की जो परिकल्पना उनके पास रही, जिस तरह से वो देखा करते थे। तो इस तरह से हम आज अगर उनको याद करते हैं तो प्रगतिशील आंदोलन के भीतर जिस तरह से हम फैज को, शाहिर को और तमाम दूसरे मशहूर शायरों को या एक तरह से कद्दावर शायरों को याद करते हैं, तो मजाज की जगह भी बिल्कुल वैसी ही है हमारे इस पूरे प्रगतिशील आंदोलन के भीतर। तो आज हमारे साथ मजाज साहब पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ, जो साथी हमारे साथ आज मौजूद हैं, वे हैं प्रख्यात कथाकार और रंगकर्मी भाई पंकज मित्र जी, और सत्यम हमारा साथी जमशेदपुर से। और थोड़ी देर में हमारे साथ शशि कुमार, जो न केवल रंगकर्मी रहे हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं और इक्टा प्रलेस के झारखंड के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, बल्कि एक बहुत माने हुए मजदूर नेता भी रहे हैं वे। तो मजाज पर मजदूरों का जो खास करके जो कोण है, जिस तरह से मजदूर आंदोलन के दौरान लोगों ने मजाज को गाया है, उनको अपनाया है, उस पर बहुत बेहतरीन बातचीत के लिए शशि जी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। तो आज की चर्चा मजाज पर जो केंद्रित है उसकी शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले पंकज मित्र जी से आग्रह करूंगा कि वे मजाज को समझने का और मजाज की शायरी का, मजाज के होने का जो प्रगतिशील आंदोलन के दौरान जो अर्थ होता है, जो एक तरह से संघर्षशील जो हमारा वर्ग है, उसके नाते जो हम मजाज को समझेंगे और मजाज से जो हासिल करेंगे, तो इन बातों के आधार पर जैसा वो मजाज साहब को समझते हैं, तो उन पर अपनी बातचीत रखने के लिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा पंकज मित्र जी से। पंकज मित्र जी। धन्यवाद शेखर जी, और नमस्कार मित्रों। मजाज होने का मतलब क्या है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा मैं इधर उधर की बातें बहकूं नहीं ज्यादा, तो इस वजह से मैं चीजें लिखकर बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। तो शेखर जी ने कहा कि मजाज होने का मतलब क्या है, तो मेरा जो एक तरह से छोटा सा राइटअप है उसका शीर्षक भी यही है, मजाज होने का मतलब। चांद को किसी भी जाविये से देखिए तो वो सिर्फ चांद नजर आता है, पीला, घटता बढ़ता, अपनी जर्द चांदनी बिखेरता हुआ। लेकिन ये क्रिएटिविटी के अपने हजारों रंग हैं जो एक महल की आड़ से निकलने की गुस्ताखी पर उसकी हैसियत में ही एक जबरदस्त तब्दीली ला देते हैं। वो बन जाता है किसी मुल्ले का मामा। आप जानते हैं मजाज की बहुत ही मशहूर नज्म है ये,
जिसमें चांद मुल्ले का मामा नजर आता है, तो कभी किसी बनिए की किताब नजर आता है, किसी मुफलिस की जवानी नजर आती है उसमें, या किसी बेवा का शबाब नजर आता है। ये मजाज था, मजाज लखनवी असरारुल हक, जो जिंदगी को और जिंदगी के तमाम अनासिर को अपने मखसूस नजरिए से देखता था, साथ ही उस शय के पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखता था। वो महल की आड़ से निकलने पर चांद की बेबसी उसे नजर आती है। चांद किसी मुल्ले की पगड़ी हो जाता है, रवायत के सर का ताज हो जाता है जैसे, और किसी बनिए की किताब की तरह हिसाब में सफाफ और कठोर हो जाता है। किसी मुफलिस की जवानी सा बेकसो मजबूर हो जाता है, या किसी बेवा के यौवन के जैसा अपने फितरती एहसासात की कब्र बनाकर हवसकार नजरों का मरकज हो जाता है। फिर कोई उसे चांद की बेटी भी नजर आती है, बिनते महताब हो, गर्दूं से उतर आई हो, एतराफ का ये है, या कोई नन्ही पुजारन जिसका मन गुड़ियों से में लगा हो और उसे चांद का टुकड़ा दिखलाई पड़ता है। चांद का टुकड़ा, फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली, नन्ही पुजारिन जो नज्म है मजाज की, उसका ये हिस्सा है। तो दोस्तों, मजाज लखनवी के बारे में बताएं कि मजाज लखनवी 1909 ईस्वी में अवध के रुदौली कस्बे में पैदा हुआ और 6 दिसंबर 1955 में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में दुनिया से नौहगर और नाला बलब जाने की बजाय खामोश रुखसत ले ली इसने। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मजाज को देखते हैं तो आज कॉरपोरेट दुनिया में लाख 2 लाख रुपए माहवार की नौकरी, गाड़ी, मकान, बैंक बैलेंस, डाइटिंग के लिए परेशान जिम जाती हुई बीवी और कई खूबसूरत माशूकाओं के मेयार पर मजाज की जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो आवारा के उस मशहूर शायर का सारा ग्लैमर निकल जाएगा। उसे कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं मिली, उस पर पागलपन के दौरे पड़े। एक मामूली डिप्टी कलेक्टर ने उसकी हैसियत को देखकर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना तक गवारा नहीं किया। उसने पूरी शराब नोशी की और एक सर्द रात में एक छत पर नशे की हालत में अकेला छोड़ देने पर उसके दिमाग की नस फट गई और 45-46 वर्ष की उम्र में वो चल बसा। साथ ही साथ उसने इश्क भी किया तो एक नवाब की बहू से, जिस तक वो अपना पैगाम भी नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि हरम और रवायत के पहरेदारों की नजरें और हदें बहुत सख्त थी। हदें वो खींच दी है हरम के पासवानों ने कि बिन मुजरिम बने पैगाम भी पहुंचा नहीं सकता, कहते हैं मजाज। कमाल यह है कि आज जब न रोजगार, तिजारत और सियासत बल्कि अदब के हल्के में भी एक दूसरे का खून तक पी लेने की होड़ लगी हुई है कि मादा परस्ती के उरूज पर पहुंच जाए, बल्कि किरदारों का खून ही ब्लॉग, ट्विटर, इंटरनेट के जरिए वह सीढ़ी बन गया है जिसके जरिए कुछ अवार्ड्स और मेट्रोपोलिस में फ्लैट्स और बैंक बैलेंस हासिल कर लेने की हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो गई हैं। मजाज जैसे आवारा, फक्कड़ और नाकामयाब शख्सियत को हम क्यों याद कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी पैदाइश के 100 साल बीत चुके हैं और कदामत किसी भी शय को 22? आखिर आज की दुनिया के लिए वह कैसे रोल मॉडल बन सकता है? दुनिया ने जिसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की और भटकता ही रह गया, अकेला और तन्हा, दुनिया को उसकी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? मजाज को शिद्दत से याद करने के पीछे चाहे जो भी वजूहात हों, इतना तय है कि समाज और व्यवस्था के महारथियों के सामने निहत्थे अभिमन्यु से लड़कर मजाज ने अपने अंदर जो अदबी शऊर पैदा किया, उसे नकारा नहीं जा सकता है। उसकी शायरी में सदाकत की जो चमक है, उससे आंख मिलाने की हैसियत उन मादा परस्तों में नहीं है जो महज मुहज्जब कहलाने के लिए अपने खूबसूरत और भड़कीले ड्राइंग रूम की अलमारियों में अदब को नुमाइश के तौर पर सजा डालते हैं। मजाज की जाती जिंदगी को देखते हैं तो तमाम अपनी आवारगियों और फटेहाली के बावजूद उसमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो हालात का मजाक उड़ाना जानता था, वो दूसरों का भी मजाक उड़ाता और यकवक्त अपने ऊपर भी हंसता था वो। और ये बहुत बड़ी खासियत होती है किसी भी अदबी आदमी की।
उसे बहुत सारे लोग चुटकुलेबाज भी कहते थे। उसकी जिंदगी की परेशानियों और नाकामियों को देखें तो उसे रोना चाहिए था और हमदर्दी बटोरनी चाहिए थी, लेकिन ठीक इसके मुखालिफ वह हंसता रहा और अपनी ही मस्ती में रहा। वो गरचे वो शराब को पीता रहा और शराब उसे पीती रही, लेकिन नशा उसे शराब का नहीं था, बेलौस जिंदगी का नशा था उसे। और इस नशे में भी वह समाज की जर्राहत करने के लिए पूरा बेदार था। नज्म आवारा में, जो उसकी बहुत ही मशहूर नज्म है, अपनी तन्हाई, अपने गम, बेबसी के आलम, रास्ते में रुक के दम लेने और लौट कर वापस चले जाने की अपनी आदत न होने पर गौर करता हुआ जब मजाज आगे बढ़ता है, तो बस एक महल की आड़ से निकलते हुए पीले महाताब को देखकर उसके सारे जाति दुख दर्द गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चांद उसे सुकून देता है। सरमायादारों के हाथों बिके हुए चांद को देखकर उसका पैमाना छलक उठता है। तब उसे समझ में आता है कि सुल्तान और जाबिर के ऐशो इशरत और बेवा के शबाब और मुफलिसी की तड़पड़ाहट के बीच की कड़ी क्या है? क्या है इंदर सभा का साजो सामा और कीमती शबिस्तानों के अंदर दबी हुई मासूम चीखें? तब समझ में आते हैं उसे बाजार के आईन, और तब पता चलता है उसे कि आदमी, कदरे तकदीस, जज्बात सब टीवी, फ्रिज, कार, साबुन, क्रीम, कंप्यूटर की तरफ बाजार की जिन्स हैं। और बाजार खत्म होता है इंदर सभा, तख्ते सुल्तान और कसरे सुल्तान पर, और उसे एक शदीद बेचैनी होती है और वो अपने ख्वाहिशों में महदूद हो जाता है। बस एक ख्वाहिश पर कि वो मुर्दा चांद तारों को नोच दे, चंगेज के हाथों का खंजर तोड़ दे और गुलशन और कसरे सुल्तान को फूंक डाले। आप देखिए कि वही लतीफेबाज मजाज, वही पियक्कड़ असरारुल हक, वही जिंदगी को अपने फटे हुए जूते की नोक पर रखने वाला उर्दू का बेतरतीब शायर इतने संजीदा तौर पर, इतनी तरतीब से इंसानी दुख दर्द और मजबूरियों की वजूहात की तह में जा रहा था, जहां उसकी अपनी जाती जिंदगी का कोई मायने नहीं रह जाता। उन बीमार जहनियत वाले ट्रीटमेंट जो उसके साथ बराबर होते थे और उसके बारे में सोचने और आह भरने की शायद उसे फुर्सत भी न बच जाती थी, वे ट्रीटमेंट जब रईस अपनी महफिलों में उसे शराब पिलाकर उसकी शायरी सुनते थे, और जब वह और सुनाने के लायक न बच जाता था तो उसे नशे की हालत में या तो सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर देते या गाड़ी में चढ़ाकर बीच राह में छोड़ देते। शायद उसकी अपनी जिंदगी की वह अहमियत उसकी नजर में न थी जितनी सारी इंसानियत की खुशहाल जिंदगी का ख्वाब। वो कहते हैं कि सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर न सके, सबके तो गरेबां सी डाले, अपना ही गरेबां भूल गए। और यही वो नुक्ता है जहां मजाज की शायरी और अपनी जाती जिंदगी के ऐशो आशाइश के लिए उसकी बेनियाजी आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़े मायने रखती है। बड़ी तेजी से हम दुनिया को चकलाखाना में तब्दील करते जा रहे हैं और एक मुट्ठी खरीदार और बेशुमार जिन्स के बीच एक दलाल का कबीला पनप रहा है। हालात हाजरा को आप देखें, इस पर नजर डालें तो आप देखते हैं कि माशुका की मुकद्दस मुस्कुराहट को हम बाजारी गुड़िया के तिजारती तबस्सुम में तब्दील कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मखसूस मुस्कुराहट को अपने नाअहल बॉस के ऊपर किसी लालच में जाया कर रहे हैं। हर चीज, हर जज्बे का एक डुप्लीकेट हो रहा है। ऐसे में असल को ढूंढना और एहतराम के साथ समाज, अदब और सियासत में उसकी वाजिब जगह पर बैठाना बहुत कठिन होता जा रहा है। यही दौरे हाजिर की सच्चाई है। इसका ख्वाब तो हम देख ही सकते हैं। कहते हैं मजाज के कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है, जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। आज की दुनिया में मजाज की पैदाइश की 1 सदी के बाद शायद इसीलिए उनकी जरूरत आन पड़ी है कि पहले हम हर सही नीयत के पैरों की जंजीर के बोझ को समझ लें और फिर उसकी झंझनाहट से ये पैगाम दें। ये जंजीर को बदलने और दीवाने पर एहसान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जंजीर को तोड़ने का वक्त आ गया है। बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल, हम दिल से बोल पाए। जब कुदालों के मुकाबिल तो बंदूकें, नेज़े, सलासिल, ताजियाने, बेड़ियां और फांसी के तख्ते हैं, तो उन हालात में भी हम मंजिल की तरफ बढ़ते जाने का अज़्म आज की दुनिया में मजाज ही दे सकता है।
जिंदगी जीने का उसका असलूब, बर्बाद रहने के उसके अंदाज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जबकि हम हिफाजत के हिसारों में सिमट जाना चाहते हैं। एक किस्म की हम चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिले, हम एक सिक्योरिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं, और ठीक उसके बरक्स मजाज जिंदगी का एक ऐसा जाविया पेश करता है जिसमें सिक्योरिटी के लिए कोई जगह नहीं। आज सारी हाय तौबा हिफाजत की गारंटी पाने की बजाहिर रिंदे बालानोश मजाज ने अपनी तमाम जिंदगी को फकीरी के रंग में रंग दिया। उसकी जैसी जिंदगी जीने की हिम्मत नायाब है। आज की हिफाजत की लालच में अपने आप को बेचती डरी हुई दुनिया को उसी हिम्मत की जरूरत है, उस हिम्मत की जो खुलेआम कह सके कि हमें नाकाम रहना है, हमें नाकाम रहने दो। बाबा नागार्जुन भी कहते हैं कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। यह और बात है कि एक बेहिस समाज ने मजाज के नरमो नाजुक एहसासात पर जबरदस्त जरबें दी, और यह और बात है कि बेनियाज मजाज उन चोटों की कमजरफी पर भी हंसता रहा। शायद आज मजाज की बात की मकबूलियत की वजह से हम मजाज को खिरादे अकीदत पेश कर रहे हों, लेकिन मजाज जैसे ही किसी और को वही दुनियावी और जहनी तकलीफें पहुंचा रहे हों जैसा मजाज के जमाने के मुहज्जब लोगों ने किया था। मजाज ने अपनी जिंदगी को होम करके हसास लोगों को यही पैगाम दिया कि कामयाबी का पैमाना नौकरी, बैंक बैलेंस, मकान, एक अदद बीबी और चंद माशुकाएं नहीं है, बल्कि जिंदगी की कामयाबी का पैमाना है कि आदमी अपनी हिफाजत के इंतजाम करने की बजाय औरों के ऐशो फरागत का ख्वाब देखे। अब ये अमा की बदल जाए जहां का दस्तूर, एक एक आंख में हो ऐशो फरागत का सुरूर, तलसो कम ख्वाब समूर। अब ये बात और है कि खुद चाक गरेबा हूं मैं, और चाक जाज हमेशा दूसरे के गरेबान की चिंता करता रहा, उसको सीने के ख्वाब देखता रहा, और हर आंख में ऐशो फरागत का सुरूर देखने की चाह लिए वो दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी बातें, उसके अशार, उसकी नज़में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें एक नया रास्ता, एक नई दुनिया का ख्वाब हमारे आंखों में जिंदा रहे, उसके लिए वो उसकी शायरी हमेशा हमारे सामने रहेगी, और उसके ख्वाब भी हमारी आंखों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यही मजाज होने का आज के दौर में, दौरे हाजिर का मतलब है। बहुत शुक्रिया। वो बोलना क्या चाहता है? शुक्रिया पंकज जी। मजाज के होने के अर्थ को आपने बहुत ही खूबी के साथ में बयां किया। मजाज निश्चय ही संघर्ष के कवि रहे हैं। संघर्ष अपने आप से खुद के साथ हो, जज्बातों का भी एक संघर्ष होता है, उसके भी मायने होते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि मजाज की जिंदगी में ताउम्र बनी रही, बहुत कम उम्र उनको जरूर मिली, लेकिन उस कम उम्र में भी उन्होंने बहुत गहरी बातें अपनी शायरी के जरिए, अपने जीवन के जो उनके संघर्ष रहे हैं उसको उन्होंने बयान किया है अपनी नज़्मों में। इस बीच एक सूचना है कि खेद हम व्यक्त करना चाहेंगे कि शशि जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम, हम साथियों से इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। इसके बाद सत्यम हमारे साथ हैं, लेकिन मैं मजाज की एक बहुत खूबसूरत नज्म जो है वो मैं चाहता हूं कि पेश करूं, मतलब उसको मैं पढ़ता हूं। सरमाएदारी, जिसके अभी जिक्र पंकज मित्र जी कर रहे थे, और जैसे कि सत्यम ने भी कहा कि ये सरमाएदारी बहुत ही उनकी एक तरह से सिग्नेचर जिसको कह सकते हैं नज्म है। और हम सभी जानते हैं कि मजाज लखनवी को केवल हम आशिकी का या शराबी एक फक्कड़ शायर ही नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उनमें ये जो फक्कड़पन था वो भी अपने वक्त के जो चुनौतियां थी, जो टकराव थे, जो संघर्ष थे, उसके बरक्स वो पैदा हुआ था, उसके साथ ही वो जन्म वो उनका हुआ था। तो सरमाएदारी की कुछ पंक्तियां मैं
मैं पढ़ता हूँ। बहुत खूबसूरत ये नज्म है और जाहिर तौर पर बहुत मानीखेज नज्म भी है। सरमाएदारी। कलेजा फूक रहा है और जवां कहने से आरी है। जवां कलेजा फूक रहा है और जवां कहने से आरी है। बताऊं क्या तुम्हें, क्या चीज यह सरमाएदारी है। यह वह आंधी है जिसके रौ में मुफलिस का नशेमन है। यह वह आंधी है जिसके रौ में मुफलिस का नशेमन है। यह वह बिजली है जिसकी जद में हर धकान का खरमन है। यह अपने हाथ में तहजीब का फानुस लेती है। यह अपने हाथ में तहजीब का फानुस लेती है, मगर मजदूर के तन से लहू तक चूस लेती है। यह अपने हाथ में तहजीब का फानुस लेती है, मगर मजदूर के तन से लहू तक चूस लेती है। यह इंसानी बला खुद खुने इंसानी की गाहक है। यह इंसानी बला खुद खुने इंसानी की गाहक है। वबा से बढ़कर मुहलक, मौत से बढ़कर भयानक है। न देखे हैं इस बुरे इसने, न परखे हैं भले इसने। न देखे हैं बुरे इसने, न परखे हैं भले इसने। शिकंजों में जकड़ कर घोंट डाले हैं गले इसने। सरमाएदारी की बात कर रहे हैं नजाज। कहीं यह खून से फर्दे माल व जर तहरीर करती है। कहीं यह खून से फर्दे माल व जर तहरीर करती है। कहीं यह हड्डियां चुनकर महल तामीर करती है। गरीबों का मुकद्दस खून पी पी कर बहकती है। महल में नाचती है, रक्स गाहों में थिरकती है। गरीबों का मुकद्दस खून पी पी कर बहकती है। महल में नाचती है, रक्स गाहों में थिरकती है। जिधर चलती है बर्बादी के सामा साथ चलते हैं। नहुसत हम सफर होती है, शैतान साथ चलते हैं। यह अक्सर टूटकर मासूम इंसानों की राहों में, यह अक्सर टूटकर मासूम इंसानों की राहों में खुदा के जज में गाती है, छुप कर खनकाहों में। यह गैरत छीन लेती है, हिम्मत छीन लेती है। यह इंसानों से इंसानों की फतरत छीन लेती है। यह गैरत छीन लेती है, यह हिम्मत छीन लेती है। यह इंसानों से इंसानों की फतरत छीन लेती है। गरजती गूंजती यह आज भी मैदान में आती है, मगर बदमस्त है, हर हर कदम पर लड़खड़ाती है। गरजती गूंजती यह आज भी मैदान में आती है, मगर बदमस्त है, हर हर कदम पर लड़खड़ाती है। मुबारक दोस्तों, लबरेज है इसका पैमाना। मुबारक दोस्तों, लबरेज है इसका पैमाना। उठाओ आंधियां, कमजोर है बुनियादे का शाना। उठाओ आंधियां, कमजोर है बुनियादे का शाना। तो मजाज आंधियां उठाने की जो बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनका इशारा हम सब समझते हैं। तो ये वक्त भी कुछ उसी तरह का है कि हमारे जो निज़ाम हैं वो भी कुछ इसी तरह की ख्याल रखते हैं और इसी तरह की सलूकी वो करना चाहते हैं। वो चाहे वो अदीब हों, पत्रकार हों, चाहे वो कोई भी जो इस पूरे सिस्टम से लड़ना चाहता है, इसकी खामियों की तरफ उंगली उठाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है ये उनको तकलीफ हो जाती है और मजाज भी इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो बहरहाल अब मैं आगे बढ़ते हुए भाई सत्यम से ये आग्रह करूंगा कि वे मजाज पर अपनी बात रखें। सत्यम। सभी साथियों को सलाम। मेरी आवाज आ रही है शेखर भैया? हाँ 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 सत्यम, आ रही है आवाज, आ रही है। मेरी आवाज आप आ रही है? हाँ बिल्कुल जी ठीक है। तो आज हम सब इस वेबिनार में साथ आए हैं एक बहुत ही तरक्की पसंद शायर के जो पहले शायरों में से एक थे तरक्की पसंद तहरीक के, मजाज लखनवी को याद करने के। असरारुल हक मजाज लखनवी मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि वो पहले शायर थे जिनकी किताब मैंने खरीदी। हिंदी के कवियों में मैंने भगवत रावत की किताब खरीदी थी और मजाज लखनवी वो पहले शायर थे जिनकी किताब मैंने बाकायदा खरीद के मंगाई थी। उनका जिक्र बहुत कम हम मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड से भी खासा दूर रहे और खैर दूर रहने का एक कारण ये भी था कि उस वक्त बॉम्बे में पाबंदी थी शराब पीने में, तो वो बॉलीवुड से दूर रहा करते थे, बॉम्बे से दूर रहा करते थे और इसीलिए शायद जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम जो लिटरेचर है, सुखनवरों के सर्कल में भले हम मजाज को याद करते हैं, मजाज की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम लिटरेचर में या तो पॉलिटिकल सर्कल्स के बाहर मजाज आ नहीं पाए। मजाज का नाम का जिक्र मैंने पहली बार सुना था, एक पिक्चर है गुलाल, और गुलाल में पीयूष मिश्रा ने एक गीत लिखा है जो साहिब लुधियानवी के गीत के बोल को यूज करके एक नया गीत बनाया उन्होंने, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उसमें एक बंद आता है कि गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के कलामों की दुनिया, साहिर मखदूम मीर की शौक किताबों की दुनिया। तो जब मैंने पहली बार ये बंद पढ़ा तो
गालिब का नाम तो खैर हम सबने सुना ही है, और मोमिन का नाम भी तब तक एक आध बार जिक्र सुना था। फिर मुझे लगा ये मजाज कौन है, तो इसीलिए क्योंकि इस पैराग्राफ में उनका नाम सबसे पहले आता है, तो मैंने खोज के उनकी किताब निकाली थी, और अली जावेद सर द्वारा संपादित एक किताब है पतली सी, जिसमें मजाज के कुछ चुनिंदा काम मौजूद है, तो वो ही किताब मैंने पढ़ी। और अब मजाज की बात करते हैं, तो मजाज अपने इंट्रोडक्शन में, अपने तारुफ में, उनकी एक नज्म है जिसका नाम ही है तारुफ, और वो शुरू कुछ इस तरह से होती है कि खूब पहचान लो असरार हूं मैं, वादी जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं, इश्क ही इश्क है दुनिया में मेरी, फितना है अक्ल से बेजार हूं। खूब पहचान लो असरार हूं मैं, असरार उनका नाम था, असरारुल हक मजाज लखनवी, और मजाज उनका तखल्लुस। तो खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं प्यार खोजता हूं, मैं प्यार का तलबगार हूं, इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फितना है अक्ल से बेजार हूं मैं, ये सोच, ये अक्ल, ये जो जितने बोझ हैं इनसे मैं बेजार हूं। और इसको जब वो ये जो इतने प्यार से, और जब प्यार की बात करते हो ये नज्म को शुरू करते हैं, मगर जब वो इस नज्म के आखिरी बंद पे आते हैं, जब वो इस नज्म को खत्म करते हैं, तो वो खुद का एक रेडिकल साइड, एक जो उनमें जोशीला जवान साइड था वो भी दिखाते हैं। वो कहते हैं महफिल दहर पे तारी है जुमूद, और वारफ्ता है रफ्तार हूं मैं, एक लपकता हुआ शोला हूं मैं, एक चलती हुई तलवार हूं। और मजाज खुद ही, मुझे नहीं लगता है कि मजाज को और कोई भी मजाज से अच्छा डिफाइन कर सकता। तो मजाज एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल आदमी थे, बहुत ही ज्यादा रोमानी आदमी थे, और बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे, ऐसा कह सकते हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक के साथ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ, प्रगतिशील लेखक संघ के साथ शुरुआती दिनों से रहे, शुरुआती दौर से रहे, और इसके साथ साथ इसमें भी जो प्रगतिशील शायर थे, और उनके हम मतलब उनके जमाने के, उनके हम जमाने के जो शायर थे, उनसे भी उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता रही। फैज थे, फैज अहमद फैज, और जज्बी, जो सिकंदर जज्बी और फैज अहमद फैज, इन दोनों को वो अपना दिलो जिगर बुलाते हैं, और ये आहंग के इंट्रो में बुलाते हैं कि फैज और जज्बी उनके दिलो जिगर हैं, और सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी और मखदूम मोइनुद्दीन उनके दस्तो बाजू। आहंग का एक दिलबाचा फैज अहमद फैज ने भी लिखा था, और इतने रोमानी, इतने अच्छे शायर थे मजाज की, उनकी तुलना करते हुए बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे लोग पॉपुलरली उन्हें उर्दू का कीट्स बुलाते हैं। कीट्स एक इंग्लिश पोएट हैं जिनको उनकी रोमांटिक पोएट्री के लिए याद किया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि मजाज जो थे वो खासकर कि हम जवान लोगों के शायर। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये क्योंकि मजाज जिन जज्बातों की बात करते हैं, चाहे वो इनकलाब की भावना हो या प्यार की भावना हो, उनकी मानियत हो, या कुछ हद तक जो डायरेक्शन ना खोज पाना और जिस आवारगी की वो बात करते हैं, ये सबसे यूथ का जो तबका है वो ज्यादा रिलेट कर पाता है। और इसी के साथ साथ मजाज को जवान लोगों का शायर कहने का एक और कारण ये भी है कि मजाज ने खुद अपना बुढ़ापा नहीं देखा। मजाज 44 साल की उम्र में ही गुजर गए। और तो ये है कि मजाज को हम जवान लोगों का शायर कहते हैं। एक और नज्म है मजाज की, एक मिनट, तो हाँ, खैर मजाज की उस नज्म के पहले जोश मलिहाबादी मजाज के बहुत करीबी दोस्तों में से एक थे। मैंने अभी फैज का नाम लिया, जज्बी का नाम लिया, अली सरदार जाफरी, मखदूम मोइनुद्दीन, साथ ही साथ जोश मलिहाबादी उनके बहुत करीबी थे। ऐसा माना जाता है कि मजाज को पीने की लत, या तो मजाज को पीने की आदत, पहली बार मजाज ने शराब जोश मलिहाबादी के साथ ही थी। तो जोश मलिहाबादी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, ये मैं हाल में पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि अफसोस कि मैं ये लिखने के लिए जिंदा हूं कि मजाज मर गया। ये कोई मुझसे पूछे कि मजाज क्या था और क्या हो सकता था, मरते वक्त तक उसका फकत 1/4 दिमाग खुल पाया था, और उसका ये सारा कलाम बस उसके 1/4 खुलावट का करिश्मा है। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि बस 1/4 ही उनकी जो टैलेंट थी, उनकी जो कैपेबिलिटी थी, केवल 1/4 एक्सप्लोर हो पाई थी। अगर वो और जिंदा रहते तो शायद और लिखते। अगर वो अपने बुढ़ापे की तरफ आता तो अपने जमाने का सबसे बड़ा शायर होता, मगर अफसोस कि पीना उसे खा गया। मैंने मजाज को मुखातिब करके एक पंद नाम का मतलब सीख या एडवाइस कह सकते हैं, तो मैंने मजाज को ये जोश मलिहाबादी लिख रहे हैं कि उन्होंने मजाज को मुखातिब करके, मजाज को डेडिकेट करके एक पंद नाम कहा था।
और खैर इसमें हम बात नहीं आएंगे, इसकी भी बात करेंगे। आगे लिखते हैं कि वो मेरी नज़्म सुनकर रोया था कि आपको मुझसे किस कदर मोहब्बत है, मगर उस पर अमल नहीं कर सकता। अमल करता भी तो कैसे? बार बार कह चुका हूं कि यूं तो दुनिया के हर काम में संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है, लेकिन शराब में संतुलन बनाना तकरीबन मुहाल। मजाज संतुलन न बना सका, लेकिन जवानी में ही ये कहता हुआ गुजर गया कि हम मैं कदे की राह से होकर गुजर गए। हम मैं कदे मतलब जहां शराब मिलता है, शराब खाना, मैं खाना। हम मैं कदे की राह से होकर गुजर गए, वरना सफर हयात बहुत ही तवील, वरना सफर हयात के बेहद तवील था। मतलब कि मेरी जिंदगी और थोड़ी लंबी होती, मगर हम मैं कदे की राह से होकर गुजर गए और वहां पीने बैठ गए। मैं खैर इस मामले में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि जोश साहब बहुत बड़े शायर हैं और मजाज के अजीज दोस्त थे, मगर मैं जोश साहब से कुछ हद तक डिसएग्री करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मजाज के बारे में अगर एक भी एस्पेक्ट चेंज होता तो शायद मजाज नहीं रहे। जिस कारण से हम उसे याद करते हैं, जिस कारण से हम उससे एक रिश्ता महसूस करते हैं। मजाज का जन्म हुआ था 1911 में, यानी कि आज से तकरीबन 109 साल पहले, और उनके मरने के बाद भी, इतने साल बाद हम आज तक अगर ये महसूस कर पा रहे हैं कि उस शायर से, उस जमाने के शायर से हमारा एक रब्त है, एक रिश्ता है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो मजाज था। तो इसीलिए मैं तो खैर, और जोश मलिहाबादी और मजाज के पीने के किस्से खैर बहुत मशहूर है। मैं कुछ लतीफे बस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहले इच्छा है कि आप लोग जान जाएं कि मजाज कैसे शायर थे, कैसे इंसान थे। तो मजाज बहुत हाजिर जवाब थे। और एक बार का किस्सा है कि जोश मलिहाबादी और मजाज साथ में पी रहे थे। तो जोश बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एलिगेंस और डिसिप्लिन वाले आदमी थे जोश मलिहाबादी, अवामी शायर उनको कहा जाता है। और तो जोश मलिहाबादी की आदत थी कि वो जब दारू पीने बैठते थे, जब मदरा पीने बैठते थे, तो वो साथ में एक घड़ी रख के बैठते थे एक समय देखने के लिए, और ठीक 15 मिनट बाद दूसरा पैक बनाते थे। पहला पैक बनाते थे, उसको पीते थे, दूसरा जाम 15 मिनट बाद बनाया करते। तो एक बार मजाज जब उनके साथ पीने आया, जब तक मजाज को बहुत ज्यादा आदत लग गई थी, जब तक मजाज तब तक बादाखोर हो चुका था, तो मजाज जब उनके साथ पीने आया तो उन्होंने कहा कि मजाज मुझे देखो और मुझसे कुछ सीखो, तुम भी ये चीज सीखो कि तुम्हें भी घड़ी रख के पीना चाहिए। हाजिर जवाब मजाज ने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया कि जोश साहब आप क्या बात करते हैं, आप कहते हैं मैं घड़ी रख के पीऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं घड़ा रख के पिया। तो और खैर हाँ, तो इससे हम वापस आते हैं पंदनामा। तो जोश मलिहाबादी ने जब मजाज की हालत जब बिगड़ने लग गई, जब उनकी तबीयत पे असर पड़ने लग गई, उनकी शराब पीने की आदत जब उन पे भारी पड़ने लगी, तो जोश मलिहाबादी ने एक बुजुर्ग होने के नाते, अपने उम्र में मजाज से बड़े होने के नाते, एक एडवाइस के रूप में एक नज्म लिखी थी जिसका नाम था पंदनामा। पंदनामा खैर एक बहुत तवील नज्म है, मगर उसका एक हिस्सा है कि क्योंकि मजाज, जब भी आप मजाज से मिलते थे, जब भी कोई मजाज से मिलता था, मजाज नशे में रहा करता। तो जोश उनसे कहते हैं कि रात तो मैं के नाम है प्यारे, मैं मतलब शराब के नाम, रात तो मैं के नाम है प्यारे, दिन में पीना हराम है प्यारे, कि कम से कम दिन में तो मत पिया करो, रात में पी लेना। और उनकी जो उनकी आदत थी शराब पीने पे, इस पर ही ये पूरी नज्म है कि तुम्हें थोड़ा कम पीना चाहिए और हिसाब से पीना चाहिए। और इसका जवाब मजाज खुद ही अपने एक शेर में देते हैं कि बई रिंदी मजाज एक शायर मजदूर और दहका है। बई रिंदी मतलब इसी रिंदी का मतलब शराब की जो आदत है, शराब की जो लत है। तो बई रिंदी इसी शराब की लत के साथ मजाज एक शायर मजदूर और दहका है। मजदूर का दहका मतलब किसान का शायर है, मजदूर और किसान का शायर है। वही रिंदी मजाज एक शायर मजदूर और दहका है, अगर शहरों में वो बदनाम है बदनाम रहे। तो ऐसा था मजाज का मिजाज, और काफी रेडिकल थे अपने पॉलिटिकल थॉट्स में, वो काफी डिटरमिन्ड थे, काफी पॉलिटिकली एक्टिव थे। एक किस्सा है जो मैं हाल में, जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू हुआ था, एक पॉडकास्ट है जो स्टैंड अप कॉमेडियन, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा चलाते हैं, जिसमें जावेद अख्तर ने मजाज के एक किस्सा बताया था कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे का अंकल है
उसको बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कान में कुरान की आयतें या कलमा कुछ फूका जाता है, कह के कान में उसके फूका जाता है जब बच्चा पैदा हो। तो बतौर अंकल, क्योंकि मजाज साहब जो है, मजाज लखनवी, उनकी बहन की शादी हुई थी जानिसार अख्तर से, और वो जावेद अख्तर की माँ है। तो जावेद अख्तर जब छोटे थे तो ये वाली जिम्मेदारी मजाज को आई कि उनके कान में कुरान की आयतें पढ़कर फूका जाए। तो वो कलमा या कुरान की आयतें पढ़ने की जगह उन्होंने पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट हेटरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, फू वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, फू कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़कर उन्होंने जावेद अख्तर के कान में फूका। इससे खैर आगे बढ़े, और तो खैर ये तो हो गई कि मजाज कौन थे, कैसे थे, और आज हम उनको क्यों याद कर रहे हैं। इस पर पंकज जी ने भी कहा कि आज हम इसको उनको क्यों याद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के जो हालात हैं वो शायद पहले से और ज्यादा बदतर हो चुके हैं मजाज के समय से, या नहीं भी, और मजाज ने अपने जमाने के भी गम को बहुत ही खूबसूरती से निखार कर उसे पन्ने पे लाया है और उसको सब तक ले जाने की कोशिश की है। जो सबसे निचले तबके का गम है उसको सब तक ले जाने की कोशिश की। अभी हाल में हम क्वारंटीन में, इसीलिए ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है, और कोरोना नाम की एक महामारी फैली हुई है। और जब ये महामारी फैली तो आप सबको याद है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो कैसे लौट के गए थे, कैसे पैदल लौट के गए, और उनका दर्द जो है, ऐसा अभी तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा चला भी और बहुत ज्यादा कवरेज उसको मिल भी गई, मगर बात वही है कि ये मजदूर जो हैं, ये शायद मुझे तो लगता है ये इसीलिए पॉपुलराइज हुआ क्योंकि इससे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी जेब पे असर पड़ने लग गया। जब जो सस्ते में काम करते थे मजदूर वो लौट गए बाहर। तो खैर मैं भटक रहा हूँ, तो और क्योंकि एक पॉइंट बस बोल देता हूँ कि नॉर्मल जो हालात होते हैं, जब ये महामारी नहीं थी तब भी ये माइग्रेंट लेबरर्स एक एक कमरे में 17-17 लोग रहते हैं। आप आके देखे, हमारे यहाँ पे, हमारे जमशेदपुर में आदमियों की मंडी लगती है, प्रवासी मजदूरों की मंडी लगती है, आदमियों की मंडी लगती है, बोली लगती है, उठा के ट्रक पे ठूस ठूस के लेके जाए जाते हैं काम पे। इन सबका दर्द हमें महामारी के पहले, या तो शायद ये जो बड़े बड़े कैमरा है, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के, उनको नहीं दिख रहा, मगर मजाज इन मजदूरों के दर्द और इन मजदूरों के ताकत दोनों को पहचान। मजाज की एक बहुत बहुत सुंदर नज्म है जिसको अभी शायद अर्पिता दीदी ने कमेंट भी किया। जी, अर्पिता दीदी ने अभी उसको कमेंट किया है इस पोस्ट पे, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मजदूरों का गीत उसका उन्वान है। तो उस गीत में वो कहते हैं, वो मजदूर होकर, वो मजदूर के नजरिए से लिखते हैं कि मेहनत से ये माना चूर हैं हम, आराम से कोसों दूर हैं हम पर लड़ने को पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। गो आफतों गम के मारे हैं, आफत है हम पे साई दर्द हम पे है, गो आफतों गम के मारे हैं हम, खाक नहीं है तारे हैं, इस जग के राज दुलारे हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं। मैं ये, क्योंकि फिर से ये बहुत तवील नज्म है तो मैं इसके फिर से आखिरी बंदों पे स्किप करता हूँ, और आखिरी में ये फिर से मजदूर के, जो मजदूर तबका है उसका जो इनकलाबी कैरेक्टर है, उसका जो इनकलाबी रवैया है, उस तरफ आते हैं। वो कहते हैं, जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम कब्जा करेंगे दफ्तर पर, हम वार करेंगे कैसर पर, हम टूट पड़ेंगे लश्कर पर, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं। और फिर वापस खैर एक बहुत मेरी पसंदीदा नज्म है जो कि अभी शेखर भैया ने हमें पढ़ के सुनाई, और ये सरमायादारी जो है, सरमायादारी 1920 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन या उसके बाद जो एक लहर फैली थी वामपंथी, खासकर सुखनवरों में, उसका जो मतलब बिंब है, उसका रिफ्लेक्शन इस नज्म में दिखता है, सरमायादारी। और एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैं चाहूंगा कि जब ये सेशन खत्म हो जाए तो इसके बाद सबको जाके देखे। शन्ने नकवी बहुत बड़े सुखन फहम है हमारे देश के, और शन्ने नकवी साहब ने बेवजह कैफे की यूट्यूब चैनल पर ये नज्म गा के सुनाई, और हिमांशु वाजपेयी के साथ उनकी इंटरव्यू का एक अंश है। तो ये उन्हीं की धुन में कि कलेजा फूक रहा है और ज़बां कहने को आ रही है, बताऊं क्या तुम्हें क्या चीज ये सरमाएदारी है, ये वो आंधी है जिसकी रौ में मुफलिस का
नशे मने हैं, ये वो बिजली है जिसकी सद में हर तहका का खिर मने है। कलेजा फुकरा, ये कितनी एक, हमारा जो समाज है, हमारा समाज बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच और बहुत ही ज्यादा जुल्मतों पे, ऑपरेशन पे, एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है हमारे समाज का ढांचा। और इस चीज को, इस व्यवस्था को, इस पूंजीवादी व्यवस्था, सरमायादारी का पूंजीवाद या अंग्रेजी में कैपिटलिज्म होता है, इस व्यवस्था को कितनी खूबसूरती से साहित्य के रूप में उजागर करते हैं मजाज। और मजाज खुद भी मैंने कहा था, बहुत सेंटिमेंटल आदमी, उसको दुख होता है ऐसी दुनिया देख के, एक्सप्लॉइटेटिव वर्ल्ड देख के उसे दुख होता है। तो मजाज खुद कहते हैं कि कलेजा फूक रहा है, मेरा कलेजा जल रहा है और ज़बान कहने से आ रही है, बताऊं क्या तुम्हें, क्या चीज है ये सरमायादारी, ये व्यवस्था क्या चीज है? ये वो आंधी है जिसकी रौ में मुफलिस का नशे में, जिसकी तैश में, जिसके रास्ते में, ये वो आंधी है जिसके रास्ते में मुफलिस यानी कि गरीब जो है उसका घर आता है। ये वो आंधी है जिसकी रौ में मुफलिस का नशेमन है। ये वो बिजली है जिसकी जद में हर दहका का खिरमन है। ये वो बिजली है जो कि हर दहका के, हर किसान के खेत पे ही पड़ती है, हर किसान के पेट पे लात मारती है। ये वो बिजली है जिसकी जद में हर दहका। फिर से ये बहुत तवील नज़्म है, मैं फिर से आखिरी बंद पे स्किप करूंगा जो कि फिर से शेखर भाई ने पढ़ा ही था। खैर, हमेशा खून पीकर हड्डियों के रथ में चलती है, ज़माना चीख उठता है ये जब पहलू, जब करवट बदलती है। और इसमें देखिए आपको मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट नजरियात का एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो जब कैपिटलिज्म एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे क्राइसिस आता है, जैसे 2008 में हुआ या अभी भी हम देख रहे हैं, जमाना चीख उठता है ये जब करवट बदलती है, इस व्यवस्था जब करवट बदलती है, गरजती, लेकिन फिर भी ये खुद को सर्वाइव कर लेती है, सस्टेन कर लेती है। और आज भी गरजती, गूंजती ये आज भी मैदान में आती है, मगर बदमस्त है, एक एक कदम पर लड़खड़ाती है। मुबारक दोस्तों लबरेज है अब इसका पैमाना, इसका दिन ढल चुके हैं, इसका वक्त हो चुका है, इसका पैमाना जो है वो लबरेज है, लबालब कर चुका है। मुबारक दोस्तों लबरेज है अब इसका पैमाना, उठाओ आंधियां कमजोर है बुनियाद काशाना। इसकी जो बुनियाद है, इसकी बुनियाद सरमायादारी निजाम की बुनियाद, यानी कि जो ये हर जो निजाम होता है, हर जो व्यवस्था होती है, वो अपने साथ तबके लाती है। और इसका जो तबका है, इसका जो बुनियादी तबका है वो मजदूर है। और मजदूर जो है, मजदूर खुद अब बगावत करने को तैयार है, उसका इनकलाबी खुद अब कभी भी किसी भी वक्त उछल के वापस आएगा सामने से। तो उसी पे वो कहते हैं, मुबारक दोस्तों लबरेज है अब इसका पैमाना, उठाओ आंधियां कमजोर है बुनियाद काशान। और खैर, मजाज की जब बात हो तो अभी जैसे जिस नज़्म का जिक्र पंकज सर ने किया था, आवारा, उनकी सबसे कह सकते हैं एक तरह से कि उनकी सबसे पॉपुलर नज़्म है। और उसमें भी मजाज, जो आखिरी के बंद आते हैं, उसमें भी मजाज यही दुनिया के गम, इसी सब को देखते हैं। और अगर आप देखें तो भले ही ये आज से कितने 6-7 दशक पहले लिखी गई होंगी ये सब कविताएं, और 6-7 नहीं भी तो 5-6 दशक पहले लिखी गई होंगी ये कविताएं। और ये सब जो कविताएं हैं, ये जो नज्म है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही रेलेवेंट है उस कॉन्टेक्स्ट पर। मुफलिसी और ये मजाहिर है नजर के सामने। कल ये खबर आई हमें, कल ही स्टेटिस्टिक शायद रिलीज हुआ, कल या पिछले हफ्ते के किसी डेट पे हुआ कि भारत जो है वो 102 कंट्रीज में भुखमरी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th पोजीशन पे आते हैं। ये हमारे जो इलाके के सारे देश हैं, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लिए डेटा नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो है हमसे ऊपर आते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, मुफलिसी और ये मजाहिर है नजर के सामने सैकड़ों चंगेज और नादिर है नजर के सामने। एक चंगेज खान नादिर एक क्या कहें, एक संवेदनहीन, एक क्रूर बादशाह है। तब क्रूर बादशाह था, आज जनता का चुना हुआ क्रूर बादशाह है। और वो भी आके हमारे नजर के सामने, जिससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो संवेदनहीन है, जिसके जमीर पर ये बातें चोट नहीं करती।
मुफलिसी और ये मज़ाहिर है नजर के सामने, सैकड़ों सुल्तान और जाबिर है नजर के सामने, सैकड़ों चंगेज और नादिर है नजर के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और इसके बाद जो बेबसी महसूस होती है ये हालात देखकर, ये न्यूज पढ़कर, ये खबरें पढ़कर, आज के हालात देखकर, तब के हालात देखकर जो मजाज को बेबसी महसूस हुई थी, जिस हालत में वो गए थे, जिस हालत में हम आज, हम भी तड़प रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको बदलने के लिए। लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। बढ़ के इस इंदर सभा का साजो सामा फूंक, और सच में आज तो इंदर सभा ही हो गई है, जो भी कुर्सी पे बैठता है वो खुद को भगवान से कम थोड़ी ना। बढ़ के इस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका शबिस्ता फूंक दूं, तख्त सुल्ता क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। मजाज जो थे, मजाज के हाजिर जवाबी के खैर कई किस्से हैं, कई लतीफे हैं। एक लतीफा जो मुझे याद है, जो आज भी खैर मैं बार बार आज के दौर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको बताना कि मजाज कितने कॉन्टेक्चुअल, कितने प्रासंगिक आज भी है। वो मरा हुआ शायर हो, कोई बूढ़ा शायर नहीं है, कोई गुजरे जमाने का शायर नहीं है, वो आज भी हमारे दौर में उतना ही है जितना आज का बैठा हुआ कोई लिखता। अगर आज कोई लिखता तो वो भी वैसे ही बयां करता, उन्हीं हालातों को, उन्हीं दर्द को महसूस करके बयां करता। ये तो खैर एक बहुत ही उदासीन बात भी है कि मजाज जो हमसे कितने दशक 1911 में पैदा हुए मजाज, और उन्होंने अपनी जीवन में जो हालात देखे, जो दुख दर्द देखे, अपने साथ जमाने में देखे, वो आज तक हम दुनिया बतौर हमारी पूरी इंसानों की पूरी कौम, पूरी इंसानियत उस दुख दर्द को बदल नहीं पाई, उससे निजात नहीं ले पाई। मगर फिर भी तो मजाज की हाजिर जवाबी का एक किस्सा है, और ये आप अगर रिलेट करें तो आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज में टांग अड़ाने की आदत हो जाती है। मतलब हर चीज में वो अपना एक अपने नजरिया, अगर तुम मेरे नजरिए से दुनिया को नहीं देख रहे हो तो तुम गलत देख रहे हो। इसी के साथ हाल में तनिष्क का एक एड बैन हुआ, आपको अगर नहीं पता होगा तो ये न्यूज पढ़ लीजिए। खैर, तो एक बार अली सरदार जाफरी एक अंजुमन में एक जलसा चल रहा था, और उस पर अली सरदार जाफरी अलामा इकबाल की बात कर रहे थे। शायर मशरिक अलामा इकबाल बहुत ही ज्यादा मशहूर है शायर, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर शायर। और ये बात रखते रखते अली सरदार जाफरी ने कहा कि अलामा इकबाल जो थे वो बुनियादी तौर पर इश्तराकी नुक्ता नजर के शायर थे। इश्तराकी का अर्थ, मेरा उर्दू का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, इश्तराकी का अर्थ होता है वैसे हिंदी में अगर हम कहें तो साम्यवाद, इगैलिटेरियन या कम्युनिस्ट या इगैलिटेरियन, सबको समतावादी नजरियात के शायर थे इकबाल। तो कोई मर्द मोमिन, कोई बहुत ही ज्यादा अपने स्वघोषित धार्मिक कोई बैठा हुआ था, एक मुसलमान जनाब बैठे हुए थे जो जलसे के अंजुमन में उसमें थे वो, तो उन्होंने तुरंत हाथ उठाया और कहा, आप कह रहे हैं कि इश्तराकियत और अलामा इकबाल, कहाँ आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? और ये जो है, इससे ये बात आप जो कह रही है, मतलब ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, और इससे इकबाल की रूह को चोट पहुंचे। मजाज तुरंत, वो पहले सफे में बैठे थे, पहले लेट बैठे थे, उठ खड़े हुए, पीछे उस मर्द मोमिन को देखा और कहा कि जनाब, असल में तकलीफ आपके रूह को हुई है और आपसे गलती हो गई है कि आप उसे इकबाल की रूह समझ बैठे। यही था किस्सा। खैर, अच्छा, कुछ रोज पहले हम साहिर लुधियानवी को याद कर रहे थे प्रदेश घाटशिला के वेबिनार, जहां PHU की प्रोफेसर डॉक्टर वंदना चौबे ने अपना एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य पेश किया था। मैं नहीं कहूंगा कि वो अपने सारे नजरिए से एग्री करता था, मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था उसमें। वो उन्होंने ये कहा था कि साहिर के काम को अगर आप इंटरप्रेट करें तो ऐसा लग सकता है कि वो अपने जो महबूबा है उसको पेट्रनाइज कर रहा है, या उस तरीके से देख। ये वाली जो खैर ये पर्सपेक्टिव है, मगर इस पर्सपेक्टिव को आप मजाज की शायरी में इसका एकदम उलट एक भाव पाएंगे।
एक तो खैर उनकी नारीवादी जो भी नारीवादी कार्यकर्ता होते हैं वो उनकी एक नज्म को बहुत बार दोहराते हैं कि तेरे माथे पे, नौजवान खातून से उस नज्म का उन्वान है, और उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना देती तो अच्छा। खैर मैं अभी उस वाले नज्म की बात नहीं कर रहा, एक मिनट। मैं अभी एक दूसरे नज्म की बात कर रहा हूँ जिसमें मजाज अपने मजाज इश्क की बात करते हैं, मजाज प्यार की बात करते हैं, प्यार उनके लिए क्या मायने रखता है उसकी बात करते हैं। ये इस नज्म का उन्वान है, इसने नज्म है, गजल है, गजल है, ये गजल है। और गजल का पहला शेर है कि इज़्ने किराम लेते हुए आसमां से हम हट कर चले हैं, रह गुजरे कारवां से हम। इज़्ने किराम मतलब धीरे चलने की जो इजाजत है वो हम आसमां से लेकर कारवां से अलग राह पे चले। ठुकरा दिए है अक्लो खिरद के सनम कदे, घबरा चुके थे कशमकश इम्तिहान से हम। और वो चुनौती देते हैं, जहां को चुनौती देते हैं, कहते हैं देखेंगे हम भी कौन है सजदा दराज़ शौक़, ले सरे उठा रही है तेरे आस्तां से हम। और इसी में ये जो मैं जिस शेर की बात कर रहा था कि इश्क मजाज के लिए क्या मानी रखता, मजाज के इश्क पे, सनम पे बहुत सारे शेर हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं जो कि बहुत सारे कई एक प्रेम पत्रों में हमने भी कोट किए। और तो उसमें मजाज अपने इश्क के बारे में, या तो इश्क उनकी जिंदगी में क्या मानी रखता है उसके बारे में कह रहे हैं। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें, मजाज जुर्रतें, वो कॉन्फिडेंस हमें इश्क से आती है, वो प्यार से आती है। वो बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें, मजाज डरते नहीं सियासत अहले जहां से हम सियासत अहले जहां से नहीं डरते। पूरी दुनिया पे जो सियासत करता है, जो हाकिम हो, हम उससे डरते ही नहीं है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो निडरता है, ये जो बहादुरी है, जो मेरे अंदर ये जो हिम्मत, ये जज्बा पैदा हुआ है, ये इश्क। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहां से। अच्छा, पंकज सर ने अभी एक बात कही थी कि रईस उनको सुना करते थे और रईस उनको सुनने के बाद सर्वेंट क्वार्टर्स में सुना दिया करते थे। इसका एक बहुत मतलब इसका बड़े पर्दे पर इस तरह के इंसिडेंट का एक पोर्ट्रेयल हुआ है प्यासा मूवी। अगर आपको याद होगा, प्यासा मूवी में जब गुरुदत्त, मैं उस किरदार का नाम भूल रहा हूँ, जो पब्लिशर थे, जो जिनकी शादी होती है मीना कुमारी से, उनके घर में जब गुरुदत्त जाते हैं और एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तब वहां पे महफिल में दो एक्टर्स जो शायर का रोल कर रहे होते हैं या तो उस जमाने कवि का रोल कर रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं। एक की शक्ल और हाव भाव और जो कलाम वो पढ़ते हैं वो मजाज का होता है और दूसरे जिगर मुरादाबादी है। और वहां पे भी मजाज को सिगरेट हाथ में लेकर दिखाया गया है। और जब गुरुदत्त वहां पे आते हैं तो गुरुदत्त को कहा जाता है कि वो मजाज को प्याला दे, जाम दे। और मजाज वहां पर भी, और वो जो एक्टर है जो मजाज का, ऐसे कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली कहा नहीं जाता है कि वो मजाज है, मगर वहां पे वही किरदार वो मजाज की एक गजल का शेर कहता है। वो बहुत बड़े रोमानी अंदाज में अपने बालों को सेट करते हुए वो कहता है कि रोदा देगा मैं उल्फते उनसे। हमने अभी जितनी भी मजाज की शेरों की बात की तो भी बहुत हद तक उसमें बहुत कैसे कह सकते हैं सरल भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। मगर इन सब शेरों से पता चलता है कि मजाज की अपनी उर्दू भाषा पे पकड़ भी बहुत तेज थी। रुदा देगा मैं उल्फते उनसे, हम क्यों करते क्या करते, एक हर्फ ना निकला होठों से और आंख में आंसू आ भी गए। उस महफिलों कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में
सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। इस चीज का पोर्ट्रेल हुआ था मुझे पंकज सर के वक्तव्य से याद है, वो प्यासा मूवी में है। इसके जस्ट बाद वो गीत होता है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खैर अच्छा, और हम नौजवानों से, खासकर नौजवान से एक नज्म का उन्वान है मिजाज, जो कि आज के दौर में खासकर हम जिनमें एक राजनीतिक एक सामाजिक चेतना जागृत हो चुकी है, उन नौजवानों से खासकर ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस नज्म को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है नौजवान से। आज जब हम एक कंफ्यूजन का माहौल देखते हैं कि किस रास्ता जाए या क्या करे, बेबसी है कि इस जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, मगर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस नौजवान से, उस जिसके अंदर चेतना जागृत हो चुकी है, उस नौजवान से मजाज लखनवी अपनी इस नज्म में कहते हैं कि जलाल आतिश बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। जलाले आतिश बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, बहे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी जमीन से मख्ते गुलाब पैदा कर। बलिदान की, कुर्बानियों की और जो सरफरोशी की तमन्ना है वो इनके शेर में दिख रही है। बहे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी जमीन से महकते गुलाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर। बहुत से शायर, मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर आप इसको पैरेलल रीडिंग में देखें तो खासकर इस नज्म को, मैं बाकी लोगों के बाकी नज्म पे भी नहीं जा रहा हूँ, मगर कुछ जो बहुत पॉपुलर नज्म है अभी के दौर में हम देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है उसको हम उसका इंतजार करेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। हाँ भाई, एक स्लो प्रोसेस है जिससे हम वहां तक पहुंचेंगे, और वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे। या तो साहिर का एक बहुत अच्छा गीत है जो कि ऐसा कहना नहीं चाहिए मगर हर उदास वामपंथी सुनता हो, कि वो सुबह कभी तो आएगी, फिर सुबह होगी पिक्चर का गाना है, वो सुबह है। तो इसके जगह पे इसके पलट ये शेर देखें, इन दोनों नज्म को दिमाग में रखे, साहिर की वो सुबह कभी तो आएगी और फैज के देखेंगे, और इस शेर को सुने कि तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर, हर एक काम पे इनकलाब पैदा कर, कदम पे कदम पे इनकलाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। ये एक ऐसे शायर हैं जिनको पढ़कर हमें जुनून, हमें जो सेंटिमेंटालिटीज है, जो मानवता है, इंसानियत है, वो जगी रह सकती है। हम दुनिया के गम को और करीब से समझ सकते हैं, उससे जुड़ने के लिए हमें एक जरिया है, दुनिया के गम को समझने के लिए उससे जुड़ने के लिए एक जरिया है मजाज का सारा काम, मजाज के सारे कलाम। और ऐसे ही करते करते मजाज खैर अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाए, जो और मौत से उनकी एक खासा कैसे फैसिनेशन भी थी। एक गीता है, जिंदगी साज दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है। इसका किस्सा तो है खैर, एक वो हम कभी और देंगे, शायद शबनम नाम था उस औरत का जिससे मजाज को इश्क हुआ था, और वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, वो किस्सा चल नहीं पाया, और उस वक्त बहुत उदास होकर मजाज ने ये गीता लिखा था। मजाज खैर एक उनके लाइफ का जो पक्ष है, एएमयू वाला पक्ष, वो छूट गया शायद। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत चहीते थे, अब तक चहीते हैं, यहाँ तक कि तरानाएं अलीगढ़, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल, सरसारे निगारे नरगिस हूँ पाबस्ता गेसू गुल, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल। अलीगढ़ के तराने के वो उन्हीं ने वो लिखे थे। अभी कल मजाज की जयंती है, और गुजरे हुए कल में सर सैयद डे मनाया गया अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के द्वारा। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, और उनके लिए भी एक शेर है मजाज का, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो अलीगढ़ से उनका बहुत खासा रब्त रहा, और अलीगढ़ में ही वो जानिसार अख्तर से मिले, इस्मत चुगताई से मिले, अपने जमाने के जो बड़े लिखने वाले थे, बड़े सुफिकार थे, उनसे मिले। तो वहीं पर और उन्होंने ये लिखा, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि क्योंकि मजाज ने ये लिखा था उस जमाने में, और मजाज का जो नुक्ता नजर था जमाने को देखने का,
आप अगर अलीगढ़ के तराने को भी बहुत गौर से पढ़ें, उसमें भी बहुत सारी इनकलाबी बातें, जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश। हम आंख से यहाँ बातिल की शिकस्त फाश देखते, बातिल को हारते देखते। ये हो गया, या जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा, हर कोहे गिरा पर बरसेगा, हो गया। तो ये सब जो है, ये अलीगढ़ के तराने में भी बहुत सारे इनकलाबी पहलू। अलीगढ़ की लड़कियां, ऐसा कहा जाता है, कह किससे सबको सबने कहीं ना कहीं अगर मजाज के बारे में जानते हैं, मजाज को सुना है तो सुने ही होंगे कि ऐसा इस्मत चुगताई ने लिखा था कि अलीगढ़ की जो लड़कियां थी वो मजाज, क्योंकि मजाज एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान थे, तो मजाज की तस्वीर को अपने किताब के बीच में रखती थी और उनके अशार को अपने तकिए के नीचे रख के सोया करती थी, उनकी तस्वीर को तकिए के नीचे। वहां पे फुटके फेंके, चिट्स फेंके जाते थे कि मजाज किसके घर जाएंगे, किनको उनको दावत देने का मौका मिलेगा। एक दूरदर्शन पे बहुत पहले एक सीरियल आता था कहकशां, जिसके एपिसोड्स अभी भी यूट्यूब पे हैं, उस पर भी मजाज, उसमें भी मजाज का एक बहुत अच्छा एपिसोड है मजाज पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो खैर, और ऐसे ही करते करते मजाज नहीं रहे, और लेकिन इस पर मजाज जो ऐसा, हम बहुत लोग उदासीन होकर, जैसे जोश ने कहा या इन सब ने कहा कि बहुत लोग उदासीन होकर मजाज की जिंदगी को देखते हैं, सोचते हैं कि वो बहुत एक उदास जिंदगी थी। मजाज खुद की जिंदगी को उस नजरिए से नहीं देखते। ये फिर से एक मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा मजाज के कलाम। जुनूने शौक अब भी कम नहीं, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। ये दुनिया, बहुत कुछ और भी है इस जहां में, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। मेरी बर्बादियों का हम नशीनो, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं। मजाज एक बादाकश, एक रिंद शराब पीने वाला मजाज एक बादाकश तो है, लेकिन जो हम सुनते थे वो आलम नहीं। और आखिरकार मजाज इसी तरह इस जहां से रुखसत हो गए और चले गए, बहुत ही जवान उम्र में, कम उम्र में चले गए। हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, हमारे लिए अपने काम छोड़ गए, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें दुनिया के दर्द से जोड़ने के लिए अपने आशार छोड़ गए। और उनकी जो ग्रेव है, उनकी जो कब्र है लखनऊ में, उसके ऊपर एक पत्थर है जिसमें ये लाइन, ये चंद मिसरे लिखे हुए हैं, 2 मिसरे लिखे हुए हैं कि अब उसके बाद सुबह है और सुबह है 9 मजाज, हम पर खत्म है शाम गरे बाने लखनऊ। मजाज, मेरी ये आग्रह है कि अगर कोई है यहाँ पे जो जुड़े हैं, या तो कोई जो बाद में इस वेबिनार को देखें, जो कि मजाज को पढ़ें, नौजवान से उनकी जो नज़्म है वो पढ़ें, सरमायादारी पढ़ें, नौजवान खातून से पढ़ें, उनकी गजलें पढ़ें, पढ़कर उनके दर्द को समझें, वो जो जिस नजरियात से देखते थे, और उस तरह की संवेदनशीलता। मजाज में बहुत सारी बुरी आदतें रही होंगी, मगर मजाज एक बेहद खूबसूरत इंसान, बेतहाशा खूबसूरत इंसान। तो मजाज से वो सीखनी चाहिए, वो संवेदनशीलता, किसी और के दर्द को खुद में ढालकर समझना, वो हम मजाज से सीखते हैं, उनकी नज़्मों से सीखते हैं, उनके नज़्मों में बयान दर्द से सीखते हैं कि, और इसी तरह हम, वो फिर से जो मैंने पढ़ा कि मजाज हर नज़्म की अपनी एंड जो करते हैं, जिस तरह से उनके तो कई सारे नारे बड़े बोल रही हो, धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल, और ये सब, उनकी हर नज़्म को अगर आप, ज्यादातर नज़्मों को अगर आप गौर से देखें, तो वो अंत तक आते आते एक इनकलाबी पहलू ले लेती है, एक इनकलाबी मोड़ ले लेती है। और उसी तरह से तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब भाई सत्यम, जिस तरह से मेरे ख्याल से मजाज को हमने खुद मैंने भी अब तक उस तरह से नहीं समझा था। मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम देख रहे हैं, या जैसे सत्यम ने कहा कि बाद में भी देखेंगे, तो उनके लिए मजाज पर इतनी समृद्ध किस्म की जो बातें हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि उनकी नज़में हम रेख्ता.org और बहुत सारे ऐसी वेबसाइटों पर, कविता कोश पर भी हम पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। उनकी बहुत सारी नज़में
ऑडियो और वीडियो में भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसके भाव पढ़ते हुए और केवल शब्द उनके नीचे दिए हुए होते हैं कि उनके मायने क्या, अर्थ क्या है। तो इससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि सत्यम की जो बातें आज सत्यम ने हमारे साथ जो साझा की हैं, जिस तरह से जो बातें रखी हैं मजाज पर, और बहुत ज्यादा मददगार है मजाज के शख्सियत को समझने के लिए, बतौर एक शायर, बतौर एक इनकलाबी शायर, एक जुनूनी शायर, जो मजाज बेशक रहे हैं, पूरे हमारे जो अदीब, जो हमारा पूरा जो रहा है कल्चर इस तरह का। तो मुझे लगता है कि मजाज सत्यम ने कई सारी उनकी नज़में पढ़ी और उनकी व्याख्या करते हुए बताया कि किस किस्म से मजाज लिख रहे थे, अपने वक्त को देख रहे थे, मजाज के नज़मों की हमारे आज के दौर में भी किस तरह से मजाज के होने की, मजाज के ख्यालातों की, मजाज के जो उनका काम है उनको याद करने की जो जरूरत बाकी है हमारे यहाँ, वो इसी से मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और जाहिर तौर पर मजाज जो जिनकी पैदाइश जैसे कि सबने बताया कि 100 साल पहले हुई थी, लेकिन वो हालात आज भी वही बरकरार है। मजाज को भी अपने वक्त से टकराना था, और अगर मजाज आज होते तो निश्चय वो आज भी इसी किस्म की नज़में लिखते, इससे कहीं ज्यादा चोटिल जो चोट करने वाली नज़में जो है वो रचनाएं हमें देते। तो जैसे बहुत सारे जो बड़े शायर हैं हमारे यहाँ, चाहे वो फैज हो, नजीम हिकमत हो, चाहे वो तो सभी लोग जिस तरह से ढेर सारे नाम हैं हमारे यहाँ। तो ये सारे नाम जो अपने वक्त को देख रहे थे और वक्त से टकराने की जो चीजें लिख रहे थे, जो बोल रहे थे, जो हिम्मत कर रहे थे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम जब इन शायरों को याद करते हैं, हम जब इन बड़े लेखकों को याद करते हैं, अपने पहले के इन तमाम बड़े नामों को याद करते हैं, तो इसका अर्थ, इसके मायने ये होते हैं कि हम उनसे ये चीजें सीखें कि अपने वक्त को किस तरह से आइडेंटिफाई आप करते हुए, उस चीज को जो गलत हो रहा है, उस चीज को बेहतर से पहचानते हुए उसके खिलाफ बोलने का भी मादा रखें। ये बोलना बहुत जरूरी होता है। और जैसे एक बहुत खूबसूरत नज़्म जैसे सत्यम ने बताया, हालांकि इस नज़्म के बारे में पता नहीं था कि जैसे उन्होंने कहा कि इनकलाब की आमद का इंतजार मत करो। तो ये बात वो है कि एक जिसे कहते हैं कि हर शायर का, हर बड़े लेखक का एक सूत्र वाक्य होता है या एक संदेश होता है। मुझे लगता है उनके पूरे रचना कर्म का भी है कि इनकलाब का इंतजार करना वो कर सकते हैं। इनकलाब जाहिर तौर पर हम जैसे समझते हैं कि एक वक्त आएगा ही कि जब इनकलाब हो जाएगा सब, और जो है कि ये सरमाएदारी हट जाएगी और सब तरफ बराबरी हो जाएगी। तो जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जो हमारे लड़ने का, हमारे संघर्ष का मादा है, हमारी वजह है वो, लेकिन हम उसका इंतजार भी ना करें। हमसे जो बन सकता है हम वो करें, आज के वक्त पे जो जरूरी है वो करें, और शायद हो सकता है कि यही इनकलाब की तरफ जाने का सही रास्ता भी है। तो तमाम बातें हुई। मुझे लगता है कि पंकज जी अगर इसमें अब कुछ जोड़ना चाहे तो और 5-10 मिनट में आप जोड़ सकते हैं, या फिर मैं इस कार्यक्रम में अब उनकी जैसे कि नज्म के बारे में तमाम बातें हुई, बहुत सारी नज्म सत्यम ने बताई। एक नज्म जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि शशि जी आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन शशि जी बहुत जो मजदूर नेता के तौर पर और मजदूर के तौर पर भी, और उनके पूरे मजदूर संघर्ष आंदोलन के दौर पर इनकलाबी जो वो तराने गाते रहे हैं, उनमें मजाज बहुत खास जगह रखते हैं उसमें। और वे अक्सर ये जो नज्म है या कह लें कि गीत है वो गुनगुनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन गीतों को, जब वे जानते भी नहीं थे कि मजाज कौन था, वे गाया। और ये मजदूरों का गीत, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम मजदूर हैं, और जैसे अर्पिता दीदी ने भी शेयर किया, तो मजदूरों पर ये बहुत सभी हमारे साथियों ने इसका जिक्र किया कि बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। तो निश्चय राज सिंहासन को डावाडोल करने की अगर किसी में भी जो ताकत है वो मजदूर और किसानों की ताकत है। और जैसे कि मजाज ने खुद कहा कि मैं मजदूर और किसान का ही शायर हूँ, और इसलिए शहर अगर मुझे नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो कार्यक्रम के अंत में मैं बस सभी साथियों का शुक्रिया तो कहूंगा ही, इससे पहले मैं वो नज्म जरूर पढ़ना चाहता हूँ मजाज और साथ साथ शशि जी को भी याद करते हुए, क्योंकि ये नज्म मुझे भी बेहद खूबसूरत और बहुत पसंदीदा हो गई जब से मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ इस तरह से है, बल्कि नज्म ही नहीं बल्कि एक कविता है, और ये एक तरह से गीत है जो कि आह्वान करता है। तो उसको उस अर्थ में ही, या उसका जो पूरा मिजाज है उस रचना का, वो इस तरह से है। इसलिए बोल अरि ओ धरती बोल, बोल अरि ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल, बादल बिजली रैन अंधियारी, दुख की मारी प्रजा सारी, बूढ़े बच्चे सब दुखियां हैं, दुखिया नर हैं दुखिया नारी, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी बोल, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी बोल, अरे बोल अरि ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। कलयुग में जग के रखवाले, चांदी वाले सोने वाले,
देसी हो या परदेसी हो, नीले पीले गोरे काले, कलयुग में जग के रखवाले, चांदी वाले सोने वाले, देसी हो या परदेसी हो, नीले पीले गोरे काले, मक्खी भुनगे भिन भिन करते, ढूंढे हैं मकड़ी के जाले, बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल। क्या फरंगी क्या तातारी, आंख बची और बरछी मारी, क्या फरंगे क्या तातारी, आंख बची और बरछी मारी, कब तक जनता की बेचैनी, कब तक जनता की बेजारी, कब तक सरमाए के धंधे, कब तक यह सरमायादारी। क्या फरंगी क्या तातारी, आंख बची और बरछी मारी, कब तक जनता की बेचैनी, कब तक जनता की बेचारी, कब तक सरमाए के धंधे, कब तक यह सरमायादारी, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम, नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम, धोखा और मजदूरों को दें ऐसे तो मजबूर नहीं हम, मंजिल अपने पाँव के नीचे, मंजिल से अब दूर नहीं हम, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। बोल की तेरी खिदमत की है, बोल की तेरा काम किया है, बोल की तेरी खिदमत की है, बोल की तेरा काम किया है, बोल की तेरे फल खाए हैं, बोल की तेरा दूध पिया है, बोल की हमने जश्न हस्र उठाया, बोल की हमसे हस्र उठा है, बोल कि हमसे जागी दुनिया, बोल कि हमसे जागी धरती, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। साथियों, राज सिंहासन पर जो बैठे होते हैं उनको ये गुमान होता है कि उनका वो पुख्ता जगह है और वो कभी डावाडोल नहीं हो सकता, लेकिन उनको बार बार ये हमारे जो शायर हैं और जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो दरअसल शायर उनके बारे में लिखता है, ये वही हैं जो उनके इस राज सिंहासन को, इस घमंड को चूर करता आया है। इतिहास इसका गवाह है। और मजाज जैसे शायर भी इसी तरह से इतिहास के जिस रवानगी में जो बाकी चीजें हमारे सामने आती हैं, जो चीजें बदलाव के लिए हमें प्रेरित करती हैं, बदलाव की तरफ कैसे जाएं उसकी तरफ वो एक रोशनी फेंकती है। मजाज की शायरी भी कुछ उसी किस्म की है। और मजाज को इसलिए याद करना, हर वक्त याद करना, जैसे कि और शायरों को, और बड़े नामों को हम याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, ये दरअसल जैसे कि सत्यम ने कहा कि हमें बार बार उस मूल चीज की तरफ लौटने को बाध्य करती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा काम क्या है। हम किस दौर में भी हों, हम जिस भी दौर में रहो, मुझे लगता है कि मनुष्य के जो साहित्य, मानवता का जो पूरा इतिहास है, उसमें कभी भी संघर्ष, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि संघर्ष की जरूरत ही खत्म हो गई हो, क्योंकि शोषण बाकी है, शोषक बाकी है, और शोषित और शोषक के बीच में संघर्ष इस तब कायम है। तो जाहिर सी बात है कि भी मजाज की भी शायरी हमें इस तरह से, चाहे वो रोमानी आप उसको भी उस अर्थ में भी आप लेंगे तो रोमानियत भी जरूरी है क्रांति के लिए। तो मैं इस कार्यक्रम के अंत में आप तमाम साथियों का शुक्रिया करते हुए, पंकज मित्र जी, भाई सत्यम और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और मजाज पर यह कार्यक्रम प्रगतिशील लेखक संघ झारखंड की इकाई के तौर से आयोजित था। मैं झारखंड प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से आप तमाम साथियों को जो फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सत्यम, पंकज मित्र जी, आपका भी शुक्रिया, तमाम साथियों का शुक्रिया। पुनः एक बार फिर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया। सलाम।